अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफ़त का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरें आप लोगों के सामने लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। कुछ ख़ास ख़बरें ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से इस वक्त प्राइम टाइम आपके सामने लाने में थोड़ी सी देर हो गई है। बहरकैफ आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं HDFC बैंक को RBI से झटका। यानी अगर आप HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करने के ख़्वाहां हैं या कोशिशों में है तो फिर आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि निजी शोबे के बैंक HDFC ने जुमेरात को कहा है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे अपनी आइंदा डिजिटल कारोबार से मुतालिक सरगर्मियों और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के अमल को बंद करने को कहा है। मुल्क के मरकज़ी बैंक ने आज HDFC के डेटा सेंटर में गुज़िश्ता महीने कामकाज के मुतासिर होने के बाद यह हुक्म जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट ये भी कह रही है कि HDFC ने अपने बयान में कहा है कि RBI ने HDFC बैंक लिमिटेड के लिए 2 दिसंबर 2020 को एक हुक्मनामा जारी किया जो गुज़िश्ता 2 सालों में बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट बैंकिंग में पेश आने वाली दिक्कतों से मुतालिक है। इसमें हाल ही में 21 नवंबर 2020 को प्राइमरी डेटा सेंटर में बिजली बंद हो जाने के सबब बैंक के इंटरनेट बैंकिंग और निज़ाम में अदायगी का बंद हो जाना शामिल है। HDFC बैंक ने कहा है कि RBI ने अपने हुक्म में बैंक को मशवरा दिया है कि वो अपने प्रोग्राम डिजिटल 2.0 और मुजवज़ा IT एप्लीकेशन के तहत आइंदा डिजिटल लेन देन की सरगर्मियों और नए क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की सोर्सिंग को बंद कर दे। नीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहा गया है कि वो कोताहियों की जांच करे और जवाबदेही तय करे। HDFC बैंक ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 सालों में उसने अपनी IT निज़ाम को मजबूत करने के लिए कई इक़दाम उठाए हैं और इस पर तेज़ी से काम जारी है। बैंक ने कहा है कि वो डिजिटल बैंकिंग चैनलों में हालिया पेश आने वाली दिक्कतों को दूर करने की तय संजीदगी से काम कर रहा है। तो नए बेर के नाज़रीन, ऑनलाइन बैंकिंग जो सिस्टम होता है इसमें हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें आप लोगों को भी होती होंगी। जो ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, कभी पैसों का आना बंद हो जाता है, कभी जाना, और कभी अलग अलग तरह की चीज़ें। इसी बात को लेकर के HDFC बैंक पर इस वक्त एतराज़ जताया गया है अदालत की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, गर्दाबी तूफान नेवार के बाद एक तवील जुनूबी हिंद के साहिलों की तरफ पेशकदमी कर रहा है एक और तूफान। जी हाँ, बोरेवी नामी इस गर्दाबी तूफान ने केरला के साहिल से होकर गुजरने का इम्कान है। इस तूफान से केरला के 7 अजला के शदीद तौर पर मुतासिर होने का खदशा है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अलावा कोल्लम, पठान, मथेटा, कोट्टयम, अलाप्पुझा, अकोडी और एर्नाकुलम जिला में तूफान की वजह से तबाही होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज़ तमिलनाडु और केरला के वज़राए आला से तबादिले ख्याल किया और गर्दाबी तूफान बोरेवी की वजह से खित्ते में पैदा हो रहे हालात पर बातचीत की है। वज़ीर आज़म मोदी ने तमिलनाडु के वज़ीर आला के पलानी स्वामी और केरला के वज़ीर आला पुनाराय विजयन से भी बातचीत के बाद ट्वीट किया था और कहा था कि क्या हाल चाल वहाँ है। और कई इलाकों में गर्दाबी तूफान बोरेवी की सब पैदाशुदा हालात पर तबादले ख्याल हुआ था। भाई नाज़रीन, जो इन इलाकों में हैं और बिलखुसूस साहिली इलाकों में रहते हैं उन लोगों को चौकन्ना होने की ज़रूरत है और ख़बरदार करने की भी ज़रूरत है कि यहाँ पे जो इस वक्त तूफ़ान आ रहा है वो बहुत ही ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है। नाज़रीन गिरामी, मद्रास हाई कोर्ट के साबिक़ जस्टिस CS कृष्णन को ख़वातीन जजों और जजों की बीवियों पर काबिल एतराज़ तबसरा करने के इल्ज़ाम में बुध को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नन के वकील पीटर रमेश कुमार ने बताया कि जस्टिस कर्नन को उनकी सियासी पार्टी एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी के हेडक्वार्टर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पोझल सेंट्रल जेल 2 में रखा जा सकता है। आप लोगों को बता दें कि जस्टिस CS कृष्णन के खिलाफ मुजीमाना कार्रवाई में ताखिर की मुखालिफत करते हुए बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी ने एक अर्जी दायर की थी, जिसके बाद इस हफ्ते की शुरुआत में मद्रास हाईकोर्ट ने डायरेक्टर जनरल पुलिस और पुलिस कमिश्नर को 7 दिसंबर को अदालत के सामने जाती तौर पर पेश होने की हिदायत दी थी। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डेली कलेक्शन अकाउंट से 5.25 करोड़ रुपए गायब होने की बात। जी हाँ, आप इस बात को यकीन करेंगे कि गुजरात की नर्मदा जिला पुलिस ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और उससे मुतालिक मंसूबों के रोजाना नकदी अकाउंट से 5.25 करोड़ रुपए की मुबैना चोरी के लिए उसकी मुंतजिमा कंपनियों के मुलाजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक HDFC बैंक के वडोदरा ब्रांच के मैनेजर ने इसके लिए मुंतजिमा कंपनी राइटर बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के मुलाजिमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस सिलसिले में दर्ज शिकायत में कंपनी पर अक्टूबर 2018 से मार्च 2020 के दौरान ये रकम निकालने का इल्जाम है। शिकायत में कहा गया है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंतजामिया को ऑफलाइन टिकटिंग और पार्किंग फीस की खिदमत फराहम कराने वाले HDFC बैंक ने राइट टू बिजनेस डोर स्टेप कैश कलेक्शन सर्विस को आउटसोर्स किया था। केवड़िया नर्मदा जिला पुलिस थाने ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माली लेन देन की जांच शुरू कर दी है। सोमवार को दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए नकदी इकट्ठा करने के लिए राइटर बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ बैंक जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये तहकीकात शुरू कर रही है। नाज़रीन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर के जिस तरह के तबसरे हुए और उसके मुकम्मल होने तक जो बातें सामने आई, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अब जो है इसके अकाउंट को लेकर के भी सुर्खियाँ बन रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते हैं हैदराबाद। ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई करने हाईकोर्ट की हिदायत हुई है। जी हां, हैदराबाद और रंगारेड्डी में कब्रिस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक हाईकोर्ट के अहकामात के बाद महकमा अक़लियती बहबूद ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद कासिम को वजहनुमाई नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब की है। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम ने कब्रिस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में किए गए इक़दाम पर रिपोर्ट रवाना करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि 16 नवंबर को चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी विजय सिंह रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने हुकूमत को हिदायत दी थी कि कब्रिस्तानों पर नाजायज़ कब्ज़ों की तहकीकात करते हुए काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई करे। अदालत ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद कासिम पर फ़राइज़ से गफलत के सिलसिले में कार्रवाई करने और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद को हिदायत दी थी। हाईकोर्ट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने अहकामात में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड पर संगीन रिमार्क्स किए, उनकी कारकर्दगी पर आदमी इत्मीनान का इजहार किया है। हैदराबाद और रंगारेड्डी में कब्रिस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ में वक्फ बोर्ड की नाकामी के खिलाफ मफाद आम्मा की दरखास्तें दायर की गई हैं। बैगम नाज़रीन, ये लंबी रिपोर्ट है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वक्फ बोर्ड को इसी कौम के कुछ लोग अपने बाप की मिल्कियत समझ जाते हैं। न कब्रिस्तान छोड़ते हैं, न मदारिस छोड़ते हैं, न खाली ज़मीनें छोड़ते हैं। कहीं उठा कर के किसी भी गुमनाम नाम पर जो है उठा करके उसको लोन पर दे देते हैं, जैसा कि आप मैसूर में देख रहे हैं। कुछ लोग जो है उस पर कब्जा करने वालों को न हटाते हैं और कब्जा करने वालों से वसूलते हैं। यानी कि ये तमाम रियासतों के हालात यही है और इस कौम को डुबाने वाले खुद कौम के लोग हैं। न जाने कितने खरबा खरब की प्रॉपर्टी है कब्रिस्तानों वक्फ बोर्ड के मातहत में, चाहे कब्रिस्तान हो या मुख्तलिफ अलग अलग तरह से अलग अलग नौयतों और मकासद के लिए जो ज़मीनें और अराज़ी वक्फ की गई हैं, इन सब लोगों पर उस वक्त कब्ज़ा हो चुका है और वक्फ बोर्ड के अहदेदारान बराए नाम रहते हैं। वो अंदरूनी सतह पर अलग अलग तरह की सिर्फ सियासी रस्साकशी में शामिल होते हैं या फिर किसी चापलूसी में शामिल होते हैं, और जो लोग डुबाने वाले होते हैं, कब्ज़ा करने वाले होते हैं, उनके साथ भी लोगों की साख बनी रहती है, उनके साथ इनकी दोस्ती बनी रहती है। अंदरूनी और मुबैना तौर पर ये लोग उनसे फ़ायदा उठाते हैं और सामने सामने ऐसा महसूस होता है कि कौम की खिदमत कर रहे हैं। ये लोग क्या खाक की खिदमत करेंगे कौम की। इनके तो ये वो ज़मीनें और अराज़ी होती हैं जिसको हमारे पुरखों ने छोड़ रखा है कौम के लिए, और कौम की खिदमत के नाम पर ही पूरे कौम को लूट रहे होते हैं। चाहे हैदराबाद की बात करें या फिर वो बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु में भी यही मामला चल रहा है, मैसूर में भी यही मामला चल रहा है। मध्य प्रदेश का तो हमेशा सुर्खियों में रहता है। यूपी के तो शिया वक्फ बोर्ड हो या फिर जो है दीगर सुन्नी वक्फ बोर्ड, इस पर भी इल्ज़ामात लगते रहते हैं। बल्कि अलग अलग जहाँ जहाँ भी इस वक्त वक्फ बोर्ड बने हैं अलग अलग रियासतों के, कहीं ना कहीं इस तरह के इल्ज़ामात लगातार सामने आते हैं, जिससे महसूस ये होता है कि जो है इस वक्त कौम की खिदमत के लिए, कौम की फलाह के लिए जिन पुरखों ने ज़मीनें अतिया करके चली गई, वक्फ करके चले गए हैं, उसको लूटने वाले चंद गिने चुने हैं, जिनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और छानबीन होनी चाहिए, और इस सिलसिले में जो है मुसलमानों को संजीदा भी होना चाहिए। बैकअप नाज़रीन, आइए बात करते हैं बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, इस तरह की इत्तलात आ रहे हैं। तालिबान और अफ़गान हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के तरीक़ेकार को हतमी शक्ल देने के मुआहदे को अमरीका समेत दुनिया के बेशतर ममालिक ने सराहा है। तवक्को की जा रही है कि फ़रीक़ैन अहम मामलात की जानिब बढ़ेंगे, जिसमें जंग बंदी पर बातचीत भी शामिल है। अफगानिस्तान में जारी 19 साल तवील जंग के दौरान ये पहला मौका है कि फ़रीक़ैन किसी मुआहदे पर तहरीरी शक्ल में मुत्तफ़िक़ हुए हैं। 12 सितंबर को पहली मरतबा कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान और अफगान हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान बाज़ाब्ता राब्ता हुआ था, जिसमें टेक्निकल कमेटियों की तश्कील पर इत्तेफाक हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, तकरीबन 3 माह की मुज़ाकरात के बाद बुध को फ़रीक़ैन आइंदा होने वाले मुज़ाकरात के तरीक़ेकार पर राज़ी हुए हैं, जिसमें वो बैनुल अक़वाम अमन मुज़ाकरात के लिए एजेंडा तरतीब देंगे। माहिरीन का कहना है कि हालिया पेशरफ्त फ़रीक़ैन की जानिब से लचक का मुज़ाहरा दिखाने के बाद ही सामने आई है।
अफगानिस्तान की कौमी मुफाहमत के आला कौंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला के तर्जुमान फरीदुल खोजून ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा है कि वो इस पेशरफ्त को खुश आमदेद कहते हैं और पेशरफ्त अफगान अवाम के मफाद में होगा। तो नाज़रीन, जिस तरह यहाँ पर पूरी तरह से कोशिशें हो रही कि अमन का माहौल बनाया जाए, लेकिन इस दरमियान में जिस तरह की खबरें और जिस तरह की वारदात बिलखुसूस बम धमाकों की अफगानिस्तान से आती हैं, उससे एक अलग ही मैसेज पूरी दुनिया में जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, उधर अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने इंदिया दिया है कि वो ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने और कशीदगी को ख़त्म करने के लिए जौहरी मुआहदे में अमेरिका को वापस हिस्सेदार बनाएंगे और दूसरे अहम मसाइल पर बातचीत भी करेंगे। खबररसा इदारे AFP के मुताबिक अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में कहा है कि वो अब भी 2015 में साबिक सदर बराक ओबामा के दौर में ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे के हामी हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे इख्तिदार के दौरान एक तरफा तौर पर अमेरिका को इस मुआहदे से बाहर निकाल लिया था। बाइडन ने अखबार के कालमनिगार थॉमस फ्रेडमैन को बताया कि ऐसा करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर ईरान पर मुआहदे पर अमल दरामद करता है अगर ईरान, तो अमेरिका दोबारा इस मुआहदे में शामिल हो जाएगा और फिर वही रूटीन चलेगी जो पहले 2015 में थी और जो मुआहदा बना था। इस तरह से जो ईरान के ऊपर लगाई गई बहुत सारी पाबंदियां हटा दी जाएंगी। इस तरह का बयान जो बाइडन ने इस वक्त दिया है। वैसे नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।